मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं शशांक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जुगाड़ से पर। जैसा कि आप जानते हो कि इस पर आगाज़ हो चुका है। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चालू हो गई और जीएस की प्लेलिस्ट चालू हो गई आपकी। ठीक है, जीएस में सबसे पहले प्राचीन इतिहास आ चुका है। प्राचीन इतिहास की वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो प्राचीन इतिहास केवल 2 ही वीडियो में मैंने ख़त्म किया है। ठीक है, विद नोट्स हैं भाई साहब, साथ ही साथ नोट्स हैं, आप नोट्सों को लिख सकते हो। ठीक है, और संपूर्ण प्राचीन इतिहास को, भारत के प्राचीन इतिहास को हम एक ही वीडियो, 2 ही वीडियो में कवर कर दिया मैंने। कर तो एक ही में रहा था, लेकिन वॉइस की कोई प्रॉब्लम, उसमें क्या है, वॉइस की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो वो आपकी वो वाली वीडियो अपलोड हो जाएंगी और आज से शुरू होने वाली है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में भाई साहब तुम्हारी अकार्बनिक यानी कि अकार्बनिक, एक तो होती है कार्बनिक और एक होती है अकार्बनिक, यानी कि जिसमें कार्बनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कार्बनों के रूपों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक कहते हैं। जिसमें कार्बन के रूपों का अध्ययन नहीं किया जाता उसे अकार्बनिक कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बेस से हाई तक जाने वाले हैं हम। ठीक है, तो देखिए, रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों और भौतिक और रासायनिक का अध्ययन किया जाता है। यानी जिसमें क्या करते हैं हम, रासायनिक पदार्थों का रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। उदाहरणता रूप में प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित सूत्र होता है। प्रत्येक पदार्थ का एक इसमें क्या होता है, निश्चित सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनायनों की। देखिए, धनायन में क्या है, +1 चार्ज वाले ये रहे, +2 चार्ज वाले ये रहे और +3 चार्ज वाले ये रहे। ठीक है, +1 चार्ज वाले 10 होते हैं, 10 पदार्थ हैं। +2 चार्ज वाले 8 पदार्थ हैं। +3 वाले कितने पदार्थ हैं? 2 पदार्थ हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं +1 वाले आयन वाले। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सिल्वर, NH4 और H3O यानी अमोनियम और हाइड्रोनियम। ये 10 पदार्थ ऐसे हैं जो कि ये जो 10 पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, +1 आयन को चार्ज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं +2 वाले जो चार्ज लेते हैं। वो +2 वाले चार्ज कौन से होते हैं? 8 होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, रेडियम, जिंक और कॉपर। ठीक है, नोट कर लेना। और नोट नहीं करो तो आप रिवीजन वाले हो तो रिवीजन करो। ठीक है, +3 वाला है। +3 वाला चार्ज किस पे होता है? एल्युमिनियम और बोरोन। +3 चार्ज किस किस पे होते हैं? केवल दो पे होते हैं, एल्युमिनियम और बोरोन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आते हैं रेडायन वाली। अगर हम बात करें तो रेडायन चार्ज रेडायन है, तभी क्या होता है, एक फॉर्मूला बनता है जैसे कि NaOH। ठीक है, उसी प्रकार बनता है। तो सीखेंगे हम किस प्रकार वो फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार इनसे पदार्थों से मिलाकर दो पदार्थों को मिलाकर एक पदार्थ बनाया जाता है, कैसे बनता है तो देखते हैं। रेडायन रेडायन में क्या है, फ्लोरीन, जिन पर एक एक चार्ज है, मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ पहले। ठीक है, फ्लोरीन है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है और हाइड्रोक्साइड है, साइनाइड है, अ, एक ये है थाइसोसाइनाइड, अरे आइसोसाइनाइड होगा ये। ठीक है, थाइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड है। ठीक है, ये है। तो जिन पर तो एक एक चार्ज थे। और ये है नाइट्राइट। ठीक है, इस पर भी क्या है, एक चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, दो वाले चार्ज देखते हैं। दो वाले चार्ज किस पर होते हैं? नेगेटिव वाले। इनको क्रम से लिख लेना। ठीक है, ये क्रम से नहीं लिखिए इसमें, इनको क्रम से लिख लेना। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ भी करो, इसको एक बार लाइन से लिख लेना। ठीक है, जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए। ठीक है, अब देखिए केस नंबर 1, यानी कि देखते हैं किस प्रकार दो पदार्थों से मिलाकर एक पदार्थ बनाया जाता है। तो देखिए, केस नंबर 1 में क्या है, एक तो हमने लिया सोडियम और एक लिया क्लोराइड। एक लिया हमने सोडियम और एक लिया हमने क्लोराइड। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na। अब चार्जों की बारी यहाँ लगाने की आती है। सोडियम का फॉर्मूला कितना होता है? सोडियम का दर्शाते हैं सोडियम को हम Na से। ठीक है, क्लोराइड को दर्शाते हैं Cl से। नारायण को पहले लिखा जाता है, रेडायन को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो Na और Cl, इनके चार्ज इनके नीचे लिख लिए हमने। Na का चार्ज यानी कि सोडियम का चार्ज +1 होता है और Cl का चार्ज कितना होता है? -1 होता है। तो क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो Na1 Cl1 माइनस प्लस का इसमें कोई अंतर नहीं होता। ठीक है,
तो Na1Cl1 इसका अर्थ हो गया NaCl यानी कि नमक, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, दोनों को मिलकर सोडियम क्लोराइड बन गया। अच्छा, अगला इसी प्रकार एग्जाम्पल है एल्युमिनियम। अगला है एल्युमिनियम और सल्फाइड, यानी कि एल्युमिनियम पर Al आपको पता था केवल दो ही थे, एक तो एल्युमिनियम था, दो ही तो थे प्लस चार्ज वाले, एक तो एल्युमिनियम था एक बोरोन था, ठीक है। तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है +3, और इधर ले लिया हमने सल्फाइड नेगेटिव वाला, एक नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला। तो सल्फाइड पर S होता है, चार्ज कितना होता है -2। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो Al का इससे -2 से, और S का सल्फाइड का 3 से, तो Al2S3, प्लस माइनस हम यहाँ नहीं लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, केस सेकंड, यानी केस सेकंड देखते हैं, जब धन और ऋण आयन समान संख्या में हो तो आवेश, समान संख्या में आवेश हो तो संख्या क्या होती है, हट जाती है, संख्या हट जाती है, यानी समान में हो। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का कितना होता है Ca, कैल्शियम का कितना होता है Ca, सल्फेट का क्या होता है SO4, सल्फेट का क्या होता है SO4। Ca पर चार्ज कितना होता है +2, Ca पर चार्ज कितना होता है +2, Ca पर चार्ज होता है, और सल्फेट पर चार्ज -2 होता है, तो +2 से -2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CaSO4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, अगला ऐसे इसी प्रकार है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम फॉस्फेट है, एल्युमिनियम का Al होता है, जैसे कि +3 चार्ज होता है इस पे एल्युमिनियम और बोरोन पे, और फॉस्फेट का PO4 होता है, PO4 पे -3 होता है, दोनों एक दूसरे से +3 है और -3 दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा AlPO4, ठीक है। इसके बाद केस थर्ड की बात करते हैं, केस पहला हो गया, केस दूसरा हो गया, केस तीसरे में देखते हैं, केस थर्ड में क्या होता है, जब किसी आयन में एक से अधिक परमाणु हो और गुणा में भी एक से अधिक करना हो, गुणा भी एक से अधिक करना हो, तो उस आयन को कोष्टक या ब्रैकेट लगाकर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे कि अमोनियम सल्फेट, हमने लिया अमोनियम और सल्फेट, जैसे अमोनियम NH4 होता है और सल्फेट SO4 होता है। सल्फेट पर चार्ज कितना होता है SO4 -2 होता है, ठीक है, और अमोनियम पर कितना होता है +1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NH4, तो ये रहा दो का, इसमें क्या करेंगे ब्रैकेट लगाकर हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं, और इधर इसका गुणा करेंगे SO4 का एक में, तो SO4, ठीक है। तो कोष्टक लगा के इस प्रकार रखते हैं। जैसे कि अगला है कैल्शियम सल्फर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखिए सी, कैल्शियम का अर्थ होता है Ca, और हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं OH। कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है +2, हाइड्रोक्साइड पर -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca का तो 1 से हो जाएगा, Ca खाली Ca, और OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, तो OH को कोष्टक में लिख के और उस पर 2 का गुणा कर देंगे, तो उसे बोलेंगे OH होल ट्वाइस, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट वो थोड़ा बेसिक था, आपका चैप्टर का बेसिक था, बेसिक मैं आपको करा चुका हूँ। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। चलिए देखते हैं, तो चैप्टर का नाम क्या है, ठोस अवस्था। शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है ठोस अवस्था कार्बनिक का। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं के बीच क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ठोस। यानी ठोस का अर्थ आप समझ रहे होंगे, द्रव, गैस और ठोस, ठीक है। तो ठोस अवस्था पाठ का नाम है ठोस। तो ठोस आप समझ रहे होंगे, ठोस किसे कहते हैं, जिसके बीच में क्या होता है, जिनके अणुओं के बीच में क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है, उसे ठोस कहते हैं। और देखिए, आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई ठोस वस्तु है, अगर आप उसको एक स्थान पर रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, उतना ही आयतन क्या है, घेरती है। अगर उसी वस्तु को आप कहीं और भी रख देंगे, तब भी वो उतना ही आयतन घेरेगी। तो उसका आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। यह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है, ठीक है। ठोस अवस्था का मैं सबसे उदाहरण अच्छा दूं आपको, तो आप पानी ले सकते हैं। जैसे कि गैस से अगर हमने ठंडा किया तो द्रव बन गया, द्रव से और ठंडा किया तो क्या बन गया, ठोस बन गया। ठोस में अब वो थोड़ी ठोस को क्या हुआ, हमने हीट देना चालू किया तो द्रव बन गया, द्रव को हीट देना चालू किया तो गैस बन गया, ठीक है। तो वाटर जो है वो सब में H2O जो है सब स्टेटों में काम में आ सकता है, सब स्टेटों के एग्जाम्पल में काम आ सकता है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या हो गया ठोस अवस्था के, कि सोना हो गया, चांदी हो गया, मिश्र धातु में बर्फ ठोस अमोनिया गैस, ठीक है, ठोस अमोनिया गैस। अच्छा, ठोसों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, यानी सॉलिड हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो पहला था क्रिस्टलीय या वास्तविक ठोस, पहला क्या था, क्रिस्टलीय या फिर वास्तविक ठोस। दूसरा था अतिशीतत द्रव या अक्रिस्टलीय ठोस या फिर आभासी
ठोस तीनों नामों से आ सकता है पेपर में, यहाँ दोनों प्रकारों से आ सकता है नामों में। ठीक है, तो कंपेयर कंपेयर करके हम इसको याद करेंगे। तो देखिए, क्रिस्टलीय वास्तविक ठोस में क्या होता है, इस ठोस में मूल कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है। यानी क्रिस्टलीय वास्तविक ठोस में क्या होता है कि इसमें जो कण होते हैं वो कैसे लगे होते हैं, एक सीक्वेंस से यानी कि एक लाइन से लगे हुए होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इस ठोस में मूल कणों की एक अनियमित अवस्था होती है। यानी एक कण यहाँ है तो एक कण यहाँ, एक कण यहाँ है तो एक कण यहाँ, तो अनियमित व्यवस्था होती है, कोई भी सीक्वेंस या फिर कोई भी एक सीरीज में नहीं होते। अच्छा, इनका बॉइलिंग पॉइंट व मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलीयों का इनका बॉइलिंग पॉइंट व गलनांक व स्थिरांक क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि यह इतने बिंदु पर क्या हो जाएंगे, अपना गलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या फिर इतने पर जमना शुरू हो जाएंगे, तो इनका क्या होता है, गलनांक व स्थिरांक निश्चित होता है। यह एक साथ द्रव में बदल जाते हैं। कैसे क्या क्या होता है, यह एक साथ द्रव में बदल जाते हैं, यानी यह एक साथ पानी में बदल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट व मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक का स्थान निश्चित नहीं होता। ठीक है, अर्थात यह पहले पिघलकर बहते हैं। पहले क्या होता है, ये पहले तो बहते हैं पिघलकर और फिर यह द्रव में बदल जाते हैं। ठीक है, यानी एक साथ यह क्या होता है, द्रव में नहीं बदलते। क्रिस्टल ठोस में अगला पॉइंट है सी वाला, कि इन्हें चाकू से काटने पर यह एक नियमित क्लीन आकृति में कटते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थात ये है कि मान लो ये कोई ठोस पदार्थ है, अब इसको अगर मैं यहाँ से काटूँ, कोई कांच है ये क्या है, कोई कांच है, अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ तो अगर ये क्रिस्टलीय ठोस होगा तो ये कैसा होगा, अगर इसके जो अणु जो इसके परमाणु वो कैसे होंगे, एक नियमित में होंगे, तो ये यूं कटेगा, सीधा सीधा कटेगा भाई, जहाँ जगह होगी वहीं तो कटेगा, अणु तो कटेगा नहीं, परमाणु तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो इनके बीच का जो स्पेस होता है, इनके बीच का जो स्पेस है ये वाला, इनमें से क्या होगा, ये कांच जो है कट जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो अक्रिस्टलीय ठोस है, अगर इसको अगर हम काटेंगे तो देखिए यहाँ यहाँ से काटा, अब यहाँ इसको जगह मिलेगी तो यहाँ चलेगा, तिरछा ऐसे कटेगा, इसी को यानी टेढ़ी मेढ़ी आकृति में यह कटेगा, उसको तो ये अक्रिस्टलीय का कौन सा गुण हो गया, तीसरा। ठीक है, अच्छा, चौथा है, यह एनिस्ट्रोपिक यह एनिस्ट्रोपिक प्रवृत्ति के होते हैं और यह आइसोट्रोपिक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस में अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो चांदी, बर्फ, अमोनिया गैस इत्यादि ठोस क्या है, क्रिस्टलीय ठोस हैं। और आकार में इसमें अक्रिस्टलीय में बात करें तो कांच, रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, मिट्टी क्या है, यानी कि इन पांचों को आप ले लो और पांचों को छोड़कर जितने भी हैं वो सब क्रिस्टलीय हैं। अन्यथा ये जितने भी पांच हैं वो पांच क्या है, जितने भी हैं वो सब क्रिस्टलीय हैं, और बाकी ये पांच क्या है, अक्रिस्टलीय हैं। कौन कौन से, कांच, रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, मिट्टी, ये पांच केवल अक्रिस्टलीय ठोस हैं, बाकी सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, वे बिंदु जो केवल अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए, क्रिस्टलीय की हम पढ़ाई इसलिए नहीं करते हैं, क्रिस्टलीय नियमित होता है तो इसलिए क्रिस्टलीय की पढ़ाई हम नहीं करते हैं। अक्रिस्टलीय के बारे में देखते हैं। अक्रिस्टलीय के बारे में क्या है कि पहला प्रश्न है कि क्या कारण है, यह प्रश्न आ जाता है, इनमें से एक प्रश्न आता है पेपर में, याद रखना, हर बार आता है इनमें से एक प्रश्न। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है दोनों, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, क्या कारण है कि खिड़कियों और दीवारों पर लगा हुआ कांच दूधिया यानी कि मिल्की रंग का हो जाता है। यानी कि जो आपके दीवारों पर, हमारे दीवारों में जो घरों में खिड़की जो लगी रहती है, उनका जो कांच का जो कांच होता है ना, उसको ध्यान से देखना, वो मिल्की रंग यानी दूधिया रंग का हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, तो गर्म दिन और ठंडी रात, गर्म दिन और ठंडी रात, यानी कि जिसे कहते हैं अति तापा अनुशीतन, इसे क्या कहते हैं, अति तापानुशीतन बोला जाता है। इस क्रिया को के कारण कांच कुछ हद तक क्या होता है, क्रिस्टलीय गुण प्रदर्शित करने लग जाता है। तो इसके क्या होता है कि कुछ क्रिस्टलीय गुण प्रदर्शित जब करता है तो वो एक सीक्वेंस में जो है परमाणु आ जाते हैं, तो उससे क्या है, दूधिया रंग यानी कि मिल्की रंग का दिखने को लगता है। अगला प्रश्न है, क्या कारण है खिड़कियों और दीवारों पर लगा हुआ कांच ऊपर से पतला और नीचे से कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। आपने देखा होगा जो गाटर भी होते हैं, गाटर देखे होंगे आपने, लकड़ी वाले गाटर देख लेना या फिर ये वाले लोहे वाले गाटर देख लेना। स्कूलों में, पुराने विद्यालयों में अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि गाटर जो है ऊपर से पतला और नीचे से कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, तो ये कांच के मूल कण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहा जाते हैं, नीचे की ओर खिंचते हैं धीरे धीरे, एक साल में नहीं, कई सालों में क्या होता है, वो नीचे की ओर खिंचते हैं।
तो इसलिए कई सालों में क्या होता है, नीचे से मोटा और ऊपर से पतला हो जाता है। वो नीचे से तो मोटा हो जाता है जब अणु के कण जो हैं उसके मूल कण जो होते हैं वो नीचे खिसकते आते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सालों साल में। तो क्या हो जाता है कि ऊपर से तो पतला हो जाता है और नीचे से मोटा हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, अति शीतत द्रव कहलाती है। याद रखना दोनों क्रियाओं में अलग है, वो अति तापानुशीतन थी, यह अति शीतत द्रव कहलाती है। अब देखिए, अब पढ़ते हैं वे बिंदु जो क्रिस्टलीय ठोसों के लिए हैं। वो हमने अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए पढ़े, अब पढ़ेंगे जो बिंदु क्रिस्टलीय ठोसों के लिए हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों में हम कुछ मुख्यतः बिंदुओं को पढ़ते हैं, जैसे इकाई सेल, क्रिस्टल जालक, ब्राविश बिंदु। ठीक है, इकाई सेल यानी इकाई सेल किसे कहते हैं, देखिए किसी भी क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग जो पूर्ण जालक बनाने में प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, इकाई सेल यानी कि यूनिट सेल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो याद रखें किसी भी क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग जो पूर्ण जालक बनाने में क्या होता है, प्रयोग में आता है, उसे इकाई सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, क्रिस्टल इकाई सेलों का समुच्चय क्रिस्टल जालक कहलाता है। इकाई सेलों का समुच्चय क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। ठीक है, अर्थ ये है कि मान लो ईंट है, ठीक है, ईंट है कोई, तो ईंट का जो बुरादा होता है उसे तो मानो आप इकाई सेल यानी कि यूनिट सेल। ठीक है, जो ईंट होती है उसका बुरादा क्या कहलाता है, इकाई सेल यानी कि यूनिट सेल। ठीक है, तो और उस बुरादे से बना हुआ ईंट, उस बुरादे से बनी हुई ईंट क्रिस्टल जालक कहलाती है। या फिर ऐसे याद रख लो कि एक ईंट इकाई सेल और पूरी दीवार, एक ईंट इकाई सेल और पूरी दीवार क्रिस्टल जालक का कार्य करती है। क्रिस्टल जालक की एक और परिभाषा है, आप देख सकते हो यहाँ से, कि किसी भी क्रिस्टल ठोस 3D जालक में कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है और ऐसी निश्चित व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ये दो परिभाषाएं हैं। ठीक है, ये चित्र हैं आपके सामने कुछ। एक मिनट, एक और पॉइंट रह गया इसमें, जालक बिंदु। एक और पॉइंट रह गया, जालक बिंदु, शायद जालक बिंदु था इसमें, था, जालक बिंदु इसमें रह गया। अब देखिए जालक बिंदु किसे कहते हैं। जालक बिंदु देखिए ये रहा क्रिस्टल जालक, जैसे ये है एक ईंट इकाई सेल और पूरी दीवार किसका कार्य करती है, क्रिस्टल जालक का कार्य करती है। ठीक है, जालक बिंदु किसे कहते हैं, जो बिंदु होते हैं, जो उसके कणों के बिंदु होते हैं उसे जालक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टलीय ठोस। अब एक और रह गया इसमें, ब्राविश जालक। ब्राविश जालक किसे कहते हैं, पृथ्वी पर कुल 14 प्रकार के इकाई सेल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, पृथ्वी पर कुल 14 प्रकार के इकाई सेल पाए जाते हैं। ब्राविश एक वैज्ञानिक का नाम था, तो ब्राविश ने इन्हें कितने भागों में बांटा, 7 भागों में बांटा, जिसमें से हम एक पढ़ते हैं, जिसमें से हम क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं, केवल एक पढ़ते हैं। ठीक है, और 14 प्रकार के थे, 14 में से ब्राविश ने इन्हें 7 भागों में बांटा, 7 में से हम क्या कितने पढ़ते हैं, केवल एक पढ़ते हैं। ठीक है, एक इकाई सेल एक बेराबी चालक के बारे में पढ़ते हैं। तो और उदाहरणों के रूप में लो तो गणीय चतुष्फलकीय होता है, पंचकोणीय अष्टफलकीय होता है, इत्यादि रोहम्बिक भी होता है। ठीक है, इस प्रकार के 14 प्रकार के थे। अब देखिए गणीय इकाई सेल, चतुष्फलकीय, पंचकोणीय आदि। ठीक है, इसमें से हम एक पढ़ते हैं जो कि आपके सामने इस प्रकार है। आपको एक बॉक्स बनाना है, ये थोड़ा सा चित्र उल्टा है, मैं आपको सीधा बना के दिखाऊं, सपोज कर लेना। ठीक है, चित्र ऐसे ही है, थोड़ा सा यूं है, यूं होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्फा यानी कि तीनों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, अल्फा अल्फा बराबर की बीटा बराबर गामा, और एक दूसरे का 90 का कोण जो है वो बनाते हैं। तो याद रखना यहाँ से। अच्छा, अब चलते हैं पहले यहाँ देखते हैं गणीय इकाई सेलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। यानी गणीय इकाई सेलों को कितने भागों में बांटा गया, हम एक पढ़ते हैं जिसे गणीय इकाई सेल कहते हैं। 7 में से ब्राविश ने जिन्हें 14 भागों में से 7 भागों में बांटा था, उनमें से हम एक पढ़ते हैं जिसे गणीय इकाई सेल कहते हैं। गणीय इकाई सेलों को 3 भागों में बांटा गया। सरल घनीय सेल यानी कि SCC, अंतः केंद्रीय घनीय सेल यानी कि BCC, और केंद्रीय घनीय सेल यानी कि FCC। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, याद रखना, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आते हैं। चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सरल घनीय सेल यानी कि SCC किसे कहते हैं, कि ऐसा घनीय सेल जिसके केवल कॉर्नर पर ही कण होते हैं, जिसपे किस पे कण होते हैं, केवल कॉर्नर पर ही कण होते हैं, उसे क्या कहते हैं, SCC कहते हैं। ठीक है, BCC किसे कहते हैं, यानी BCC का अर्थ होता है केंद्रित, अतः केंद्रित घनीय
सेल। तो इसमें क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ एक घन के केंद्र पर भी कण होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक घन के केंद्र पर भी कण है, ये रहा। ठीक है, एक घन के केंद्र पर भी कण होता है। अच्छा, एफयूसी यानी केंद्रित घनीय सेल किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉर्नर के साथ साथ कण के प्रत्येक के केंद्र पर भी कण होता है। यानी इसमें क्या होता है, केंद्र के साथ साथ प्रत्येक फलक पर क्या होता है, बिंदु जो है बिंदु एक कण होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा एफसीसी। ठीक है, तो ये एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में तीनों में अंतर थे। एससीसी में देखते हैं कणों की संख्या कितनी हो गई, कितने फलक हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो कुल कॉर्नर कितने हैं, 8। ठीक है, कुल कॉर्नर कितने हैं, 8 है, और एक कॉर्नर की हिस्सेदारी कितनी होगी, तो 1/8। तो 1/8 गुणा 8 बराबर के 1 हो जाएगा। तो कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है एससीसी में। बीसीसी में अगर मैं बात करूं, अतः केंद्रित घनीय सेल में अगर हम बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक क्या होता है, एक आपके झालक के क्या होता है, बीच में बिंदु, एक बीच में कण होता है। इसमें क्या होता है, बीच में कण होता है, परिभाषा मैंने आपको दिखाई थी। तो ये तो यहाँ तक तो यही था, 1/8 गुणा 8। ठीक है, कुल कण एक, सॉरी उल्टा हो गया इसमें, एक कण की, एक कॉर्नर की हिस्सेदारी तो ये रही। ठीक है, कुल कण ये रहे, और प्लस एक जोड़ दिया हमने, चूंकि बिंदु क्या होता है, केंद्र में होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो बीसीसी में ऐसी बीसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके बाद एफसीसी अगर हम बात करूँ, तो एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। समझाऊं इसको, तो देखो 1/8 गुणा 8 यहाँ तक क्लियर है। 1/2 गुणा 6 की बात आती है, तो 1/2 गुणा 6 का अर्थ ये है कि 6 फलक होते हैं, यानी 6 दीवार हो गई। ठीक है, यानी कि एक ऊपर की, एक नीचे की, एक दाएं की, एक बाएं की, ठीक है, एक आगे की और एक पीछे की, 6 दीवार हो गई। ठीक है, अच्छा, ए व आर में संबंध देखिए, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। ए व आर में संबंध आर बराबर के 1/2 होता है। कितना होता है, आर बराबर के 1/2 होता है। तो ए क्या होता है, कोर की लंबाई, और आर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या। ए होता है कोर की लंबाई, और आर होता है परमाणु त्रिज्या। आर बराबर के कितना होता है, 9/2 √2, और पाई बराबर के √3/49। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें से कुछ प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को पहले हम उन प्रश्नों को कर लेते हैं। इसमें से कुछ प्रश्न आते हैं, ये रहे। इस प्रकार से प्रश्न आता है पेपर में। देखिए, निम्न घनीय क्रिस्टलों के सूत्र बताइए, जबकि दिया है बीसीसी में एक्स परमाणु घन के कॉर्नर पर और वाई परमाणु घन के केंद्र पर हैं। तो एक ही में आपके 5 प्रश्न लगातार लेकर आ गया हूँ। एफसीसी में परमाणु घन के कॉर्नर पर और बीटा परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर है एक घनीय क्रिस्टलीय, ये 5 प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं कि बीसीसी में एक्स परमाणु घन के कॉर्नर पर और वाई परमाणु घन के केंद्र पर है। तो देखिए, बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में कितने कण होते हैं, एक, ये हम सबको पता है। बीसीसी में कुल कण कितने होते हैं, एक होते हैं। तो केंद्र, अच्छा, उसमें दिया है कि केंद्र पर कुल कण कितने हो गए, एक। केंद्र पर कुल कण कितना हो गया, एक। तो मान लिया था हमने कि एक्स जो है कुल कण, ठीक है, और केंद्र के कुल कण एक। पाई मान लो तो कितना, वी मान लो तो एक्स इंटू एक्स कॉमा वी जो इसका सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एफसीसी में परमाणु एफसीसी में परमाणु घन के कॉर्नर पर, देखिए एफसीसी है, एफसीसी में घन के एक तो कॉर्नर, घन के कॉर्नर पर परमाणु कहाँ है, ये तो घन के कॉर्नर पर है, ये तो घन के कॉर्नर पर है। ठीक है, और बीटा परमाणु के प्रत्येक फलक के केंद्र पर है। तो वो 1/6 वाला भी यहाँ पे होगा, 1/2 गुणा 6 वाला भी है। ठीक है, प्रत्येक फलक का होता है एक, यहाँ ये हो गया। अब इसको माना था ए, कॉर्नर पर कुल संख्या को कितना माना, ए, और प्रत्येक फलक के केंद्र पर कुल कण कितने माने थे हमने, बी। ठीक है, तो 1/2 गुणा 6 जो कि फलक के एफसीसी के कितने होते हैं, 1/2 गुणा 6 हो जाता है यहाँ पे, तो 2 तिया 6, तो 3 भी हो जाएगा। ठीक है, तो B3 इंटू ए जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सूत्र बनाने को आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि एक एक घनीय क्रिस्टलीय में पी परमाणु कण के कॉर्नर पर अल्फा परमाणु के केंद्र में, अतः, ठीक है, तो तीसरा देखिए कॉर्नर, तीसरा इस प्रकार है, तीसरा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार चौथा पांचवा प्रश्न है जो आपको करने हैं। ठीक है, आपके लिए एच डब्ल्यू है, मान लो एच डब्ल्यू है आपके लिए, तो आपको दोनों क्वेश्चनों के आंसर मुझे आपके कमेंट बॉक्स में बताने हैं, मैं चेक करूंगा, याद रखना। तो केंद्र में तथा आर परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर है।
अच्छा ये वाला नहीं है, ये एक ही है, याद रखना, ये वाला और ये वाला तो एक ही है। अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद है ए प्लस आयन घन के कॉर्नर पर, एक ही प्रश्न है आपके लिए, एक ही प्रश्न है जो घर के लिए है। ए प्लस आयन घन के कॉर्नर पर जबकि बी नेगेटिव आयन घन के केंद्र पर है, जबकि कॉर्नर के आयन से हटा दिए जाते हैं। तो ये वाला प्रश्न आपको मुझे बताना है, ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर बताना है और याद रखना मैं ज़रूर देखूंगा आंसरों को। अच्छा अगला देखिए, घनीय क्रिस्टल का घनत्व, अगला क्वेश्चन है घनीय, अगली हेडिंग हम यहीं से क्लियर करा देते हैं, छोटी सी हेडिंग है, घनीय क्रिस्टल का घनत्व है डी। एक अंक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, याद रखना कि एक अंक आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। डी बराबर के जेड इंटू एम बट्टे ए क्यूब इंटू एन ए, यहाँ क्या है, और एक और यहाँ पर एक और हो जाता है, एम की जगह पे वेट हो जाता है, मास की जगह पे क्या हो जाता है, वेट भी हो जाता है, बट्टे ए क्यूब इंटू कुल कण, ये हो जाता है। डी क्या होता है, यहाँ पर डी घनत्व होता है, डी क्या है यहाँ पर, ये घनत्व है। एम क्या है, एम अणुभार या एम अणुभार या परमाणु भार हो सकता है। ए क्या है, ए कोर की लंबाई है, ठीक है, ये क्या है, कोर की लंबाई है। जेड आपको, जेड संख्या होती है, एस सी सी, बी सी सी, एफ सी सी की कणों की संख्या होती है, तो आपको पता होती है, ठीक है। अच्छा जैसे कि आपको दिया हुआ है, जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर कणों की संख्या होती है, यानी एस सी सी में एक होती है, बी सी सी में कितनी होती है, दो होती है, और एफ सी सी में चार होती है, हम सबको पता है। यहाँ से याद रखना कि एक एंगस्ट्राग्राम में कितना होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा एक एम में 10⁻7 मीटर, 10⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻9 मीटर होता है। एक पिकोमीटर में कितना होता है, एक पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है और 10⁻⁻12 मीटर होता है, याद रखना। पहला प्रश्न देखते हैं, इस प्रकार प्रश्न आते हैं एस सी सी, बी सी सी, एफ सी सी में से एक उस प्रकार आते हैं कि फॉर्मूला बनाइए, सूत्र बनाइए, और एक प्रश्न इस प्रकार आता है। तो एल्युमिनियम फलक केंद्रित घनीय एफसीसी घनीय क्रिस्टल में क्रिस्टलित होता है यदि कोर की लंबाई कितनी है, 400 पिकोमीटर है, कितनी, 400 पिकोमीटर, पिकोमीटर का 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो क्रिस्टल का घनत्व बताइए, तो क्या बताना है हमें, क्रिस्टल का घनत्व बताना है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो अब यहाँ क्या बताना है हमें, एफसीसी, एफसीसी में दिया हुआ है इसने एल्युमिनियम फलक केंद्रित घनीय सेल, केंद्र घनीय सेल का अर्थ क्या होता है, एफसीसी, एफसीसी में जेड की संख्या कितनी होती है, नंबर की संख्या, कणों की संख्या कितनी होती है, 4, ठीक है। एम हमें दिया हुआ है, एम नहीं, एम नहीं, एम नहीं, एक मिनट एक मिनट, एल्युमिनियम दिया हुआ है, एल्युमिनियम का मास कितना होता है, एल्युमिनियम का मास वेट होता है 27, कितना होता है, 27 एल्युमिनियम का, ठीक है। एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। ए हमें दिया हुआ है, लंबाई उसने दी हुई है, कोर की लंबाई कितनी दी हुई है, 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर का अर्थ क्या होगा, 400 गुणा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, या फिर 4 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डी बराबर के जेड इंटू एम बट्टे ए क्यूब इंटू एन है हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो जेड का मान 4, एम मास परमाणु भार कितना हो गया, 27 बट्टे ए क्यूब, यानी कि ए की घात क्यूब है, याद रखना। कोर की लंबाई दी हुई है 4 गुणा 10 की घात हमने निकाली है, 4 गुणा 10 की घात -8 की घात कितना हो गया, 3। और सोडियम एन ए ये मान फिक्स होता है, ये मान फिक्स होता है, इसको याद रखना, 6.022 गुणा 10 की घात 23 होता है, कितना होता है, यानी का अर्थ यहाँ पर क्या है कि 6.022 गुणा 10 की घात 23 फिक्स होता है मान। कैलकुलेशन कर लो यहाँ से और आपका आंसर जो है आ जाएगा 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जो है आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगली है भाई साहब, अगला क्वेश्चन है चांदी, यानी कि चांदी एफसीसी घनीय क्रिस्टल में क्रिस्टलित होता है यदि कोर की लंबाई कितनी, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो चांदी का घनत्व बताइए, क्या बताना है, चांदी का घनत्व बताना है। यदि चांदी का भार कितना दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है, चांदी का भार आपको देगा, चांदी का भार आपको देगा, ठीक है। तो वही रख लीजिए फॉर्मूला में, जैसे जैसे रखते हैं फॉर्मूला में, इसका मान एरे का मान तो इसका फिक्स होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23। एफसीसी है तो 4 होगी कणों की संख्या, ठीक है, और आप यहाँ पे मान रख दो और आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए ये वाला प्रश्न मैं करा देता हूँ, जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था उसको करा देता हूँ, उसको चेक कर लेना यहीं से कि ए प्लस आयन के घन के कॉर्नर पर जबकि बी नेगेटिव आयन घन के केंद्र पर जबकि दो कॉर्नर में आयन हटा दिए जाते हैं।
तो देखिए कॉर्नर के कुल कण कितने होते हैं, 1/8 गुणा 6, 2 हटा दिए ना, 1/8 गुणा 8 हो जाता है, लेकिन 2 कॉर्नर हटा दिए तो 1/8 गुणा 6, तो कितना हो जाएगा 3/4। ए प्लस केंद्र पर कुल कण कितना होता है 1, केंद्र पर कुल कण कितना होता है 1 होता है, अधिक से तो कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका ये वाला बन जाएगा A+3/4, A+3/4 इसको पीछे लिखते हैं A+3/4 और B नेगेटिव, ठीक है, या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं A3+B4 नेगेटिव, अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है एक तत्व, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, जैसा कि आपको लिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तत्व के कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कोर की लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और परमाणु भाव 6, ये इतना दिया हुआ है, परमाणु भार इतना दिया हुआ है, ठीक है। यदि क्रिस्टल का घनत्व कितना दिया हुआ है, क्रिस्टल घनत्व दिया हुआ है, यानी कि डी आपको दिया हुआ है, तो घनीय सेल की प्रकृति बतानी है। याद रखना कि आपको डी दे सकता है, ठीक है, डी दे सकता है, जेड निकलवा सकता है, अणुओं की परमाणु की संख्या निकलवा सकता है आपसे, अणुओं की संख्या निकलवा सकता है, या फिर ए क्यूब भी आपसे निकलवा सकता है, कोर की लंबाई भी आपसे निकलवा सकता है, तो कुछ भी निकलवा सकता है, फॉर्मूला एक ही है। तो देखिए डी बराबर के जेड इंटू एम बट्टे ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है। तो इस प्रकार हम जेड एम इधर लेके आएंगे, जेड एम बराबर क्या हो जाएगा डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, एम बट्टे में पहुंच जाएगा, तो डी इंटू ए क्यू बट्टे ए क्यू इंटू एम बट्टे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा एम, इधर को आ जाएगा एम, ठीक है। तो यहाँ मान रख देना, मान रख के जेड बराबर के 2 BCC आ रहा है आपको जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। डी का मान हमें दिया हुआ था, ए क्यूब का मान भी हमें दिया हुआ है 10⁻³ है, वो 10⁻³ लिख सकते हैं ना 1000 को, और एन का मान हमें पता होता है 6.022 गुणा 10⁻23 होता है, एम का मान हमें दिया हुआ था 6.022, कैलकुलेशन कर लो, काटा पीटी 2, ये आ जाएगा तुम्हारा जेड बराबर के 2, जेड बराबर के 2 किस में होते हैं BCC में, किस में होते हैं BCC में होते हैं। अगर आप कहो कि यहाँ पॉइंट की बारी आ जाए, ठीक है, जैसे 2.9 आ जाए, 9 आ जाए, 2 पॉइंट वो आ जाए, तो अप्रोक्सीमेट आप मान सकती हो, यानी 5 से कम वाला आया तो 2 के अंदर, 9 के तकरीबन आया, 9 के तकरीबन आया, तो अब 3 उसको डाउट है, ठीक है, वो वाला डाउट है, उसमें वैसे आएगा नहीं, ये फिक्स होती हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे होते हैं फिक्स होते हैं, उसमें से आएगा नहीं, अगर आएगा तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं। अच्छा, चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है एक मिश्रित घनीय इकाई सेल जिसमें परमाणु फलकता के केंद्र पर जेड परमाणु फलक के केंद्र पर एक्स परमाणु कोनर के 2 फलकों से कण हटा दिए जाएं, तो 3 कोनर से हटा दिए जाएं। यह प्रश्न वही है, पिछली वाला की तरह है, ठीक है। तो इस वाले को आपको करना है, पहले वाले मैंने करा दिया, इस वाले को आपको करना है, और इसका आंसर कमेंट करो, इस वाले का आंसर कमेंट करो, ठीक है। और क्वेश्चन वाले जो है चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन जो है वो अलग वीडियो है, चैप्टर नंबर ये थ्योरी थी थोड़ी सी, इसमें केवल थ्योरी थी, ठीक है, इसमें आपकी डेफिनेशंस अधिक थी, ठीक है। एक वीडियो आएगी जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा केमिस्ट्री के, याद रखना, टारगेट आपका 2023 है और पेपर बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।